नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भुवन झा है। ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं मैं स्टडी आईक्यू की तरफ से। और इस डिस्कशन की शुरुआत मैं एक अनाउंसमेंट के साथ करना चाहता हूं। सबसे पहले कि हम ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो दो पेपर्स हैं, पेपर 1 इंडियन ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, इनफैक्ट फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, और पेपर 2 इंडियन ज्योग्राफी। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी के लिए DR खुल्लर सर का ये किताब इंडियन ज्योग्राफी, या फिर अगर आप माजिद हुसैन सर का किताब पढ़ते हैं, दोनों रेकमेंडेड रीडिंग्स की श्रेणी में आते थे। पर अब सवाल उठता है कि जैसे यूपीएससी के ज्योग्राफी सब्जेक्ट में अब आपसे अप्लाइड ज्योग्राफी का नॉलेज एक्सपेक्ट किया जाता है। काफी दफा आपने ये शब्द टॉपर्स के मुंह से सुना होगा कि आपसे अप्लाइड ज्योग्राफी, अप्लाइड इंफॉर्मेशन, अप्लाइड नॉलेज की अपेक्षा करता है यूपीएससी। तो क्या यह कहना गलत है कि सिर्फ इस किताब के भरोसे अगर आप अपना पेपर 2 इंडियन ज्योग्राफी का वो भाग, अगर इसके भरोसे आप सिर्फ चल रहे हैं, तो शायद वो बेस्ट रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी ना हो आपके ऑप्शनल के प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि अब मेंस ज्यादा दूर नहीं रह गया है। काफी सारे स्टूडेंट्स जो अगले साल अटेम्प्ट करने वाले हैं, आप लोग हमेशा ईमेल्स के थ्रू या हमारे सोशल मीडिया पे, स्पेशली जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप लोग हमेशा सोर्सेज के बारे में पूछते हैं। और इसीलिए आज के इस डिस्कशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल, स्पेशली जब हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं, तो उसमें अब हमारे सोर्सेज कुछ रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। सिर्फ वो पुराने किताबों के भरोसे अगर हम एग्जाम हॉल में घुसेंगे तो शायद वो बेस्ट रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी ना हो। और जैसा मैंने कहा, इसी पे चर्चा करने के लिए और साथ में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू दिखाऊंगा कि क्या हमारे नए सोर्सेज रहने चाहिए, मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। जैसा मैंने कहा, मेरा नाम है भुवन झा। तो दोस्तों, सबसे पहले इस बात पे क्लैरिटी ले लेते हैं कि सिर्फ खुल्लर जैसे किताब या फिर माजिद हुसैन सर के किताब, उस पे अगर आप निर्भर हो रहे हैं अपने पेपर 2 के प्रिपरेशन के लिए, तो वो इनफ ना हो। तो फिर आखिरकार क्या करने की आवश्यकता है? तो आप देखेंगे कि अगर आप खुल्लर का किताब देखें तो इन चैप्टर्स के लिए जहां पे वो स्टैटिक है, चाहे वो फिजियोग्राफी हो, ड्रेनेज हो या क्लाइमेट हो, उनके लिए जरूर ये रिकमेंडेड किताब है। बट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यूपीएससी इज आस्किंग, जहां पे आपसे इंटरलिंकेज की अपेक्षा की जा रही है, यानी कि आप ज्योग्राफी को अलग अलग पहलू से, अलग अलग प्रिज्म से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर आप देखते हैं कि पॉलिसी लिंक्ड ज्योग्राफी मैं 2025 के पीवाईक्यू को लेके आपके सामने आज प्रस्तुत हुआ हूं। तो उस साल के अगर पीवाईक्यूज को हम देखेंगे, जो मैं आपको थोड़ी देर में भी दिखाऊंगा, तो आप देखेंगे पॉलिसी लिंक्ड ज्योग्राफी पूछा जा रहा है। सवाल पूछे जाते हैं, ब्लू इकोनॉमी क्या है, क्यों भारत को, या एक तरीके से एनालिसिस पूछा जाएगा कि ब्लू इकोनॉमी के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, क्यों भारत सरकार सागरमाला प्रोजेक्ट चला रहा है। वहीं पे आपसे बॉर्डर्स के बारे में पूछा जाता है। अब आप जब जनरल स्टडीज में पढ़ते हैं तो बॉर्डर्स का आप पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल कहां कहां क्या क्या डिस्प्यूट हुआ। पर इस बार आपसे पूछा जा रहा है कि बॉर्डर्स कैसे एक सिर्फ ट्रांजिशन है, कैसे एक ऐसा एरिया है जहां पे सिर्फ हमको पॉलिटिकली उसको नहीं समझना है, कल्चरली, एथनिकली भी समझने की आवश्यकता है। सिमिलरली आप देखिएगा, सेक्टर्स के ऊपर फोकस करने को कह रहा है आपको यूपीएससी। पिछले साल उन्होंने सवाल पूछा फार्मा क्लस्टर्स पे, वहीं पे सवाल पूछा गया आपसे मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस पे, जहां पे आप पे कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में सवाल पूछा गया। तो जैसा मैं कह रहा था कि सिर्फ एक किताब के भरोसे रहेंगे तो ये जो एक नया फेज आया है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, जहां पे आपसे अप्लाइड इंफॉर्मेशन की अपेक्षा की जाती है, उसमें आप डिफिकल्टी फेस करिएगा। चलिए एक एक करके एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसा मैंने कहा, वी विल स्टिक टू लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2। सवाल देखिए, विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया डिस्कस द रिलेटेड इश्यूज गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। अब यहां पे आप क्या आंसर करेंगे, कैसे आपसे इंटरलिंकेज एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे सिर्फ आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कि हां कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हुआ, या फॉर एग्जाम्पल आप नेपाल के साथ सुस्ता रिवर डिस्प्यूट देखते हैं। तो वो तो रहे एक भाग कि हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स क्या हुए। फिर आप देखेंगे कि हमारे कुछ स्ट्रेटेजिक प्लेसेस हैं जहां पे प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। अब वो चाहे आपका डोकलाम का इशू आप इसमें इंक्लूड करें, या फॉर एग्जाम्पल गलवान वैली का आप इंक्लूड करें यहां पे पॉइंट्स, ये आपके स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से हुए। फिर आता है आपका रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स, जो कि एक तरीके से आपके बॉर्डर डिस्प्यूट्स का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने कहा कि गंडक नदी
मियांडर करता है तो नेपाल के साथ हमारा सुस्ता रिवर डिस्प्यूट बनता है। तो उसके बारे में भी आपको एक इंटरप्रिटेशन, एक पर्सपेक्टिव देखने की आवश्यकता है। साथ में आप बॉर्डर्स के साथ इकोनॉमी को जोड़िएगा, वे ऑफ लाइफ को जोड़िएगा। यहां पे आप लिखेंगे फ्री मूवमेंट रिजीम जो म्यांमार के साथ था, जिसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो देख रहे हैं काफी करंट अफेयर्स हेवी नहीं हो गया हमारा आंसर, रादर देन कि हमने बस ड्राई आंसर लिखा, हम करंट अफेयर्स को इंटरलिंकेज करते चल रहे हैं। और शायद यही एक डिफरेंशिएटर बनता है एक अच्छे आंसर में और एक बिलो एवरेज आंसर में। तो ये रहा पहला मेरे सामने, आपके सामने एग्जाम्पल। दूसरा देखिए जो सवाल प्रीवियस ईयर का, लास्ट ईयर का सवाल, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव ऑफ इंडिया। सबसे पहले वैलिडिटी शब्द का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? वैलिडिटी का मतलब यहां पे मोबाइल फोन वाला वैलिडिटी, रिचार्ज वाला वैलिडिटी नहीं है, कि आखिरकार हम ये जो ब्लू इकोनॉमी का प्रयास कर रहे हैं उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस क्या है। अब आपको अगर नहीं पता है कि ब्लू इकोनॉमी क्या होता है, तो ऐसा समझिए कि भारत का जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो ओशन लेड होगा, समंदर के रास्ते होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? सबसे पहली बात कि जब आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह सामान भेजते हैं, तो सबसे सस्ता दर जो मिलता है आपको, वो आपको पानी के रास्ते मिलता है। और इसीलिए आप देखिएगा कि भारत सरकार का एक फोकस्ड स्ट्रैटेजी है, एक फोकस एरिया है कि हम नए नए पोर्ट्स बनाएं, जिनको हम बंदरगाह कहते हैं। अब वो चाहे पिछले साल पालघर पोर्ट हो, वधवन पोर्ट पालघर डिस्ट्रिक्ट में, या फॉर एग्जांपल इस बार आप देख रहे हैं गैलेथिया बे प्रोजेक्ट हो, या इस बार के प्रीलिम्स में जो पूछा गया विजिंगम डीप सी पोर्ट। आखिरकार ये क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ओशंस के रास्ते ट्रेड एंड कॉमर्स अब ज्यादा करें। साथ में आप देखते हैं क्योंकि आप पोर्ट लेड डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो पोर्ट्स को भी तो जोड़ने की आवश्यकता है। वहीं पे आता है आपका सागरमाला प्रोजेक्ट। साथ में आप देखते हैं भारत का डीप ओशन मिशन भी है, जहां पे इस साल प्रीलिम्स में फिर से सवाल पूछा गया। देखिए कितना क्लोजली लिंक्ड है प्रीलिम्स का सवाल, जहां पे आपसे समुद्रयान मिशन और मत्स्य 6000 के बारे में पूछा गया, वही सेम सवाल पूछा गया पिछले साल मेंस में, जहां पे आप डीप ओशन मिशन के बारे में लिखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज मत्स्य 6000 से समुद्रयान प्रोजेक्ट चला रहा है ताकि हम पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स इत्यादि सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन से एक्सट्रैक्ट करके ला सके। आप लिखेंगे इसमें कि कैसे भारत सरकार एक्वा कल्चर को अब बढ़ावा दे रहा है कोस्टल एरियाज में, ताकि वहां पे हम रेजिलियंस ला सकें, लाइवलीहुड्स का जनरेशन में हम बढ़ोतरी देखें। तो देख रहे हैं कितने सारे करंट अफेयर्स। वंस अगेन टू रीइटरेट माय पॉइंट कि आपको ड्राई आंसर्स कभी भी नहीं लिखने हैं अपने ऑप्शनल के पेपर में। और ये भी देखिए कि अगर आप वैसे स्टूडेंट हो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, विच इज वेरी गुड, सेल्फ स्टडी करिए, मेरा आपके साथ, आपका ब्लेसिंग्स आपके साथ है, पर जब आप पढ़ाई करें तो आपके नोट्स में ये सारे पर्सपेक्टिव्स हमको दिखना चाहिए। अब जब आपने लिख दिया कि हाँ भाई ये कुछ हम कर रहे हैं, अब इसके आपको नेगेटिव्स बताने हैं, क्योंकि आपको पूछा गया है वैलिडिटी, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव में क्या लिखेंगे आप कि भाई जितना ज्यादा हम पोर्ट लेड डेवलपमेंट करेंगे, हमारा कोस्टल इकोसिस्टम उतना ही खतरे में पड़ सकता है। हमारे कोरल रीफ्स प्रभावित हो सकते हैं, मैंग्रोव्स प्रभावित हो सकते हैं, कोस्टल कम्युनिटीज को ज्यादा रिस्क होगा ऑयल स्पिल इत्यादि जैसे इवेंट्स का। तो आप लिखोगे वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए फिर, तो वहां पे आप लिखेंगे इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट के बारे में, या कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के बारे में, या फॉर एग्जांपल मरीन नेशनल पार्क्स के बारे में। तो देख रहे हैं दोस्तों, इसी में आप इंक्लूड करिएगा कि आप हाई सीज ट्रीटी को भी इंक्लूड किया जा सकता है, जो पिछले साल ही भारत ने रेटिफाई किया। सो द पॉइंट इज कि ये सवाल भले ही देखने में आपको लग रहे हैं जीएस के सवाल जैसे, बड़े आसान से सवाल, पर ये जीएस के आंसर्स आपको नहीं लिखना है। यहां पे आपको आपका ऑप्शनल स्पेसिफिक नॉलेज, क्योंकि आप किसी भी जीएस के स्टूडेंट से काफी डेप्थ में पढ़ रहे हैं, चाहे वो भारत का कल्चर हो, भारत का इकोनॉमी हो, भारत का हिस्ट्री हो, या भारत का ज्योग्राफी हो, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि ज्योग्राफी ऑप्शन में आप ये सारे सब्जेक्ट्स किसी ना किसी स्तर पे कन्वर्ट करते ही हो। आपको ज्ञान होना चाहिए कि ज्योग्राफी ऑप्शन में आप जीएस का ज्योग्राफी कवर करते हैं, जीएस का एनवायरमेंट कवर करते हैं, एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स का ही सवाल यहां पे है, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं आप। तो वो सारा कंबाइंड इंफॉर्मेशन आपके आंसर्स में दिखना चाहिए। सिमिलरली एक और सवाल देखा जाए आप दोस्तों, लेट्स गो फॉरवर्ड, और ये देखिए कि इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया अ जियोपॉलिटिकल या अ जियो कल्चरल रीजन। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल को ब्रेक डाउन करें कि जियोपॉलिटिकल जियो कल्चरल हुआ क्या आखिरकार। तो दोस्तों ऐसा समझिए कि आज हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर में काफी सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, चाहे वो कुकीजो हो, माइतेई हो, या फिर बोडो ट्राइब्स हैं, अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स हैं। एथनिसिटी का एक तरीके से वहां पे होमोजेनिटी दिखता है हमको। तो यानी कि डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स हैं,
who belong to the same original same origin, तो यानी कि आप कोई भी पॉलिसी बनाएंगे तो आपको इस ट्राइबल सेंसिटिविटीज को मद्देनजर लिख के बनाना होगा। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में कहें, वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी यहां काम नहीं करेगा। अग्री करेंगे? सिमिलरली क्या मैं कह सकता हूं कि जियोपॉलिटिकल कैसे हुआ कि यह भारत का एक फ्रंटियर रीजन हुआ जो एक तरीके से भारत के नॉर्थ ईस्ट को सेपरेट करता है, चाहे चाइना से हो, चाहे म्यांमार से हो, चाहे बांग्लादेश से हो। अब यहां पे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा। काफी दफा आप देखेंगे सवाल आपको इस दो तरीके के ऑप्शंस में चूज करने के लिए फोर्स करता है, बाधित करता है। नेवर फॉल इन दैट ट्रैप। मुद्दा क्या रहना है आपको? आप लिखेंगे कि यस, इंडियाज नॉर्थ ईस्ट इज अ जियोकल्चरल रीजन एंड ऑल्सो अ जियोपॉलिटिकल रीजन, and then you will write about the cultural diversity, the language diversity, the vividness, the richness of our tribal diversity in Northeast. और उसके बाद politically आप लिखोगे कि देखो कितना important area है ये, क्योंकि एक तरीके से आप अलग अलग countries के पास में हो। आप biodiversity का भी point लिख सकते हो, जहां पे आपको पता होगा कि Northeast एक biodiversity hotspot है। So you see, your geography optional requires you to have a lot of interlinkage. और इसीलिए मैंने इस डिस्कशन की शुरुआत ही की थी कि आज भी मैं देख रहा हूं काफी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ एक किताब के भरोसे अपने प्रिपरेशन को लेके चल रहे हैं, चाहे वो डी.आर. खुल्लर सर का किताब हो या माजिद हुसैन का किताब हो। या इनफैक्ट काफी दफा मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम सेल्फ स्टडी तो कर रहे हैं पर हमने मार्केट से फलाने कोचिंग का नोट्स ले लिया है। बेटा, एक बात की गहराई को समझिए। आप आपके पुराने नोट्स इस नए स्तर के क्वेश्चंस के लिए इनएडिक्वेट है। आप जो नोट्स लेके आए हैं वो उस साल के लिए रेलेवेंट थे। इस साल के लिए आपको अपडेटेड नोट्स बनाने की आवश्यकता है, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये मेरा आपसे सुझाव रहेगा। चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे देखते हैं। ये भी पिछले साल के ही सवाल हैं। लेट्स हैव अ लुक। सवाल हमको पूछ रहा है, सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप इन इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ रीजनल कॉन्शियसनेस क्रिएटिंग इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स, डिस्कस विद रीजनल स्पेसिफिक एग्जांपल्स। यानी कि आज सोचिए, गोरखालैंड की हम बात करते हैं। गोरखालैंड के बारे में आपने सुना होगा, जहां पे पश्चिम बंगाल के नॉर्थ में दार्जिलिंग हिल्स में सारे छोटे बड़े सब डिविजन्स मिलकर अपना एक अलग स्टेट, अपने एक अलग अस्तित्व की मांग कर रहे हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि वहां पे देखते हैं भाषा अलग है, एथनिसिटी अलग है, हिस्ट्री अलग है बाकी बंगाल के मुकाबले। तो अब देखिए, उसी को हम कहते हैं रीजनल कॉन्शियसनेस होना। एक्सक्यूज मी। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है कि हमारा सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप ये रीजनल कॉन्शियसनेस के चलते है, जिसके चलते इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने बेलगावी डिस्प्यूट के बारे में सुना है, जहां पे महाराष्ट्र और कर्नाटका एक तरीके से द्वंद्व कर रहे हैं इस रीजन को लेके? ये किस लिए है? लैंग्वेज शॉविनिज्म को लेके, कि किस भाषा का वर्चस्व होगा, मराठी या कन्नड़ भाषा। क्या आपने सुना है जहां पे हम बात करते हैं महादेई रिवर डिस्प्यूट के बारे में, या आपने सुना है कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में, या सतलज यमुना लिंक डिस्प्यूट के बारे में? ये सब क्या है? इन सब में कहीं ना कहीं एक रीजनल कॉन्शियसनेस है। तमिल वर्सेस कर्नाटका, हरियाणा वर्सेस पंजाब, तो वहीं से उभरता है आपका ये डिस्प्यूट, और वहीं से उभरता है प्रॉब्लम्स फॉर आवर फेडरल स्ट्रक्चर। तो इस आंसर में अगर आप केस स्टडीज नहीं लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आप बेलगावी डिस्प्यूट के बारे में या गोरखालैंड के बारे में, या कैसे आंध्र प्रदेश को तोड़ के जब हमने एपी और तेलंगाना बनाया तो कैसे ये एक प्रोडक्ट था रीजनल कॉन्शियसनेस का ही, जिसके चलते डिस्प्यूट्स हुए थे, जहां पे कहा जा रहा था कि आपका डेवलपमेंट अनइक्वल स्तर पे है। सो दैट हैज टू बी द एजेंडा। यानी कि वंस अगेन करंट अफेयर्स का, केस स्टडीज का मैसिव रोल प्ले होता है जब आप अपने आंसर राइटिंग की तरफ जाते हैं। विच इज वाई वंस अगेन पढ़ाई के दौरान केस स्टडीज पे स्पेशल फोकस रखिए हमेशा, जो शायद किताबों में ना हो या आउटडेटेड इंफॉर्मेशन हो, जो आपके कोचिंग नोट्स 10 साल 5 साल 3 साल पुराने, शायद आउटडेटेड इंफॉर्मेशन हो। हर दिन ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ ऐड होता चला जा रहा है। आप सोचिए थोड़ा, 1 साल पहले तक आप देखते हैं कि रामसार साइट्स भारत में करीब 82 या 84 थे। आज हम देखते हैं 100 रामसार साइट्स हो गए हैं। अब अगर आप पुराना नोट्स पढ़ेंगे, आप अपने आंसर में लिख के आएंगे 82 रामसार साइट्स, पर फिर उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। भाई क्यों है कॉटेज इंडस्ट्री? जैसे आपका सिल्क इंडस्ट्री हो गया, हैंडलूम हो गया, या फॉर एग्जांपल मधुबनी पेंटिंग करते हैं आप। नॉर्थ बंगाल में देखते हैं आज अचार का आजकल इंडस्ट्री बैठा हुआ है।
तो सवाल पूछ रहा है आपसे कि ये इंटीग्रल क्यों है। सबसे पहली बात कि आप लोकल लेवल पे आपका जो पास में जो रॉ मटेरियल है उसी का तो प्रयोग करके आप इंडस्ट्री बैठाते हो। सोचिए कि आज नॉर्थ बिहार में आप देखते हैं कि अचार का इंडस्ट्री है, मखाना का इंडस्ट्री काफी चल रहा है, फॉक्स नट्स जिसको हम कहते हैं। वो क्यों है? क्योंकि वहां पे इजीली अवेलेबल है। वाराणसी सिल्क क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो उस जगह की एक धरोहर है, उसका एक हिस्ट्री है। कांजीवरम सिल्क है, वाराणसी सिल्क है, मुगा सिल्क, तसर सिल्क, एरी सिल्क। सो ये है आपके मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो बेसिकली कॉटेज इंडस्ट्रीज हम कहलाएंगे। अब आपसे नेक्स्ट पूछ रहा है, असेस दिस विद रेफरेंस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल इंडिया। तो यहां पे आप कौन सा पॉलिसी लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में, जहां पे आप लोकल लेवल पे कॉटेज इंडस्ट्रीज को स्किलिंग एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो। नाउ डू रियलाइज यहां पे एक ही आंसर के कितने सारे पहलू निकल के आ रहे हैं कि इससे आपका डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होता है, इससे आपका इकोनॉमिकली आप सशक्त होते हैं ग्राउंड लेवल पे, इससे आपका जो सोशली अगर आप देखें तो आपके कॉटेज इंडस्ट्रीज में महिलाएं बढ़ चढ़ के बहुत योगदान देती हैं, यानी कि हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स के अपलिफ्टमेंट के लिए इस तरह के स्टेप्स नेसेसरी हैं। इससे आपका टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। डू यू रियलाइज दिस? सो योर आंसर हैज टू हैव अ सर्टेन फ्रेमवर्क, योर नोट्स नीड टू हैव अ सर्टेन फ्रेमवर्क, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इफ यू जस्ट रिलाई ऑन अ सर्टेन बुक और एन ओल्ड सेट ऑफ नोट्स। लेट अस लुक एट सम मोर क्वेश्चंस। करेवास के ऊपर सवाल पूछा गया था पिछले साल। करेवास के बारे में आपने सुना होगा कि एक समय जम्मू एंड कश्मीर में एक बहुत बड़ा लेक हुआ करता था। धीरे धीरे जमीन उठती चली गई, लेक का पानी ड्रेन आउट हो गया, पीछे छोड़ गया स्टेप लाइक फॉर्मेशन में ये लेक वाले डिपॉजिट्स। करेवास को हम कहते ही हैं लैकस्ट्रीन डिपॉजिट्स। लैकस्ट्रीन मतलब लेक वाले डिपॉजिट्स। उसी में आप देखते हैं कि इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पूछा गया है आपसे। देखिए, हाईलाइटिंग द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ करेवा। तो भाई क्या है, यहां पे आपका जितना ये एप्पल है, आलमंड है, वॉलनट है, ये सब करेवा में ही बनता है। पर इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि इतना फर्टाइल सॉइल है, इतना बढ़िया तरह का सॉइल है, वहां पे इलीगल माइनिंग भी हो रही है। तो देखिए, आपको ना अ से अलंकार जिसको हम कहते हैं वो पूरा जर्नी तय करना है हर एक टॉपिक के लिए, डेप्थ में स्टडी करना है। ऑप्शनल का मुद्दा ही वही है। जीएस से कैसे अलग है ये? जीएस में आप विड्थ पे फोकस करते हो कि हाँ भाई सुना सुनाया होना चाहिए, हमको थोड़ा बहुत भी आइडिया हुआ तो हम या तो हम पीवाईक्यू लगा लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा लेंगे या लिख लेंगे। पर ऑप्शनल में वो सुना सुनाया वाला सीन नहीं चलेगा। यहां पे आपको सुना भी होना चाहिए, समझा भी होना चाहिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी किया होना चाहिए, तभी जाके आप 3 घंटे में ये पेपर कंप्लीट कर पाते। सिमिलरली एक और सवाल देखिए, फॉर एग्जांपल हिमालयन इकोसिस्टम पे पूछा गया था, नॉटिकल टूरिज्म पे। राइट अ क्रिटिकली आर्ग्यूड एसे ऑन नॉटिकल टूरिज्म। आप लोगों ने मर्चेंट वेसल गंगा विलास के बारे में सुना होगा, जो चलता है हरिद्वार से, वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ तक। आप लोगों ने सुना होगा कैसे आज हम पोर्ट कोची से हम लोग बहुत सारा शिप्स लेके लक्षद्वीप तक पहुंच रहे हैं। चेन्नई से आपके शिप्स चलते हैं अंडमान निकोबार तक, कलकत्ता से चलता है आपका शिप्स अंडमान निकोबार तक। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है इसी नॉटिकल टूरिज्म के बारे में कि केरला का बैक वाटर्स, इस तरह के आपके ओपन सी में जब आप ट्रैवल करते हो, क्रूज जिसको हम कहते हैं, या आप रिवर में ही ट्रैवल कर रहे हो, मर्चेंट वेसल गंगा विलास, क्या फायदे हैं उसके, क्या नुकसान हो सकते हैं उससे? जैसे आपने सुना होगा कि उसी मर्चेंट वेसल गंगा विलास जो चलता है प्रयागराज, मेरे ख्याल से प्रयागराज से चलता है, उसके चलते गैंजेटिक डॉल्फिन्स को खतरा बताया जाता है। सोचिए, इतना सारा आदमी आपका एक शिप में चल रहा है, वो ह्यूमन वेस्ट कहां आप डिपॉजिट करेंगे? अगर आप खुले समंदर में, खुले पानी में करते हैं, आपका ओशनिक एक्वाटिक इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, मरीन इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। तो ये एक पहलू है ना, ये पर्सपेक्टिव डेवलप करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल को सच में रज के स्कोर करना चाहते हैं तो। और मुझे पता है ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, स्टूडेंट्स को हमेशा पसंद आता है। क्यों? क्योंकि भाई लॉजिकल सब्जेक्ट है। यहां पे अगर आपको पता है तो आप फटाफट आंसर्स लिखते चले जाओगे, मैप डायग्राम लगाते चले जाओगे। यहां पे कोई थ्योरी ज्यादा नहीं है कि किसी का थ्योरी है उसका इंटरप्रिटेशन हम यहां लिखे पढ़े हैं, जी नहीं। यहां पे इधर यू नो इट और यू डोंट, एंड द चांसेस आर वेरी हाई दैट यू विल नो इट, क्योंकि आपका सिलेबस वेल डिफाइंड। तो दोस्तों, वंस वी हैव सीन दिस, थोड़ा सा मैपिंग पे भी नजर डालते हैं। पिछले साल का मैपिंग बहुत डिफिकल्ट था, एंड आई एम सेइंग दिस एज समवन जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ एक दशक से ज्यादा से जुड़ा हुआ है। पर अब आपके लिए आवश्यकता क्या है? अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप माइक्रो मैपिंग करेंगे, यानी कि जो भी चीज आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई रिवर या डैम या वेटलैंड न्यूज में है, वो आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट हम लोग कहते ही हैं कि रिवर, डैम, वेटलैंड, पोर्ट, आइलैंड, ये सब एक सीक्वेंस में आपको करते चलना है।
फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे हिल रेंज, रीनेम्ड प्लेसेस, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, जीआई टैग वाले रीजन्स, क्या प्रोडक्ट्स हैं उनके। आज आप लोगों ने सुना होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी भारत सरकार चला रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक पहचान है, एक प्रोडक्ट है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट और कहां पे वो प्रोडक्ट क्रिएट होता है वो पता होना चाहिए। यानी कि ऑल इन ऑल ज्योग्राफी ऑप्शनल इज इजी अगर आप एक अप्रोच के अंदर पढ़ाई करोगे, पर वही है अगर आप एक किताब के भरोसे बैठेंगे या पुराने कोचिंग नोट्स के भरोसे बैठेंगे तो फिर बहुत डिफिकल्टी आपको फेस करना पड़ेगा। इसीलिए अब आपके सोर्सेस कैसे चेंज हो रहे हैं, स्पेशली फॉर पेपर 2। सबसे पहला आपको एक टेक्स्ट बुक चाहिए, जो मेरे ख्याल से डीआर खुल्लर सर का किताब बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट। फॉर द स्टैटिक टॉपिक्स खुल्लर सर किताब इज एक्सेलेंट। पर उसके बाद आपको चाहिए इंडिया का मैप, जहां पे आप माइक्रो मैपिंग करेंगे, माइक्रो लोकेशन करेंगे। साथ में आपको करना है एग्रीकल्चर, जहां पे आप बहुत सारे सरकारी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे कि फॉर एग्जाम्पल नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसका लेटेस्ट डेटा क्या है, परंपरागत कृषि विकास योजना भारत सरकार ने कितने पैसे का आवंटन किया, उसके चलते क्या देखा गया। तो वो सारा जो लेटेस्ट डेटा है वो आपको पीआईबी से मिलेगा, या फिर फॉर एग्जाम्पल आप इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज के प्रेस रिलीजेस भी देख सकते हैं। साथ में यू विल ऑल्सो लुक एट इंडस्ट्री, कि भाई आप खुद सोचिए ना दोस्तों, कि आप जिस भी शहर में रहते हैं आप देखिएगा कि आपके जो गाड़ियों का फैक्ट्री होता है, वो चाहे मारुति सुजुकी का हो या से फोर्ड का हो, जो भी कंपनी का गाड़ी हो, आप देखना उसका जो फैक्ट्री होगा वो शहरों के बहुत पास में हो। जैसे मैं आपको बतलाता हूं, मारुति का सबसे पहला फैक्ट्री भारत में लगा था, वो गुड़गांव के पास में मानेसर में लगा था। अब आपसे सवाल पूछना चाहिए कि क्यों ऐसा क्यों है कि गाड़ियों का फैक्ट्री हम एकदम शहरों के पास में लगा रहे हैं। चेन्नई के पास में है सबसे बड़ा फैक्ट्री। जो बाइक्स होते हैं हमारे टीवीएस इत्यादि, उन लोग का फैक्ट्री पुणे और मुंबई के बीच में है। ऐसा क्यों? कुछ ना कुछ तो रीजन है, उस रीजन को आपको समझने की आवश्यकता है। साथ में यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट एनवायरनमेंट, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज आज के टाइम पे सबसे बिगेस्ट चैलेंज बन गया है ह्यूमैनिटी के लिए। और इसीलिए जब आप क्लाइमेटोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, वहां पे क्लाइमेट चेंज का एंगल अगर आप अपने आंसर में नहीं इंक्लूड कर रहे तो वो गलत है। अगर आप वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे क्लाइमेट चेंज का एंगल नहीं इंक्लूड किया तो गलत है। आप खुद सोचिए ना, इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था 1966 में, 1966। अब उस समय क्लाइमेट चेंज का तो कोई एंगल था नहीं। तीस्ता वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट या गंगा वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट, फरक्का बराज वाला, उसको साइन किया गया था 1996 में। उस समय क्या क्लाइमेट चेंज को लेकर इतना अवेयरनेस था, इतना इंफॉर्मेशन था? नहीं। आज 30 साल बाद है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो पुराना वाटर शेयरिंग फॉर्मूला इस नए रियलिटी के साथ अप्लाई होना चाहिए? तो सिर्फ क्लाइमेट चेंज को एक अलग टॉपिक मत देखिए, वो आज के टाइम पे हर एक टॉपिक के साथ आप इंक्लूड करके अपने आंसर में लिखा सकते हैं। तो दैट इज द एजेंडा। आपके सोर्सेज अब बदल रहे हैं दोस्तों, इसीलिए आपके लिए तरीका क्या होना चाहिए? सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए, सर्वे सर्वा है वो। ओके, रीड थ्रू योर एनसीईआरटी क्लास 11 एंड 12। एक टेक्स्ट बुक रखिए डीआर खुल्लर का, और उसके बाद इन सारे चीजों को आपको साथ में लेके चलना है अपने आंसर्स के लिए, स्पेशली फॉर पेपर 2 इंडियन ज्योग्राफी, जहां पे आप सेंसस, इस बार का सेंसस का डेटा आएगा उसको इंक्लूड करेंगे। अभी आपने देखा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा आया, उसको इंक्लूड करिए कि भाई माइग्रेशन कहां हो रहा है, सेक्स रेशियो क्या है हमारा, मोर्टेलिटी रेट क्या है हमारा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मटर्नल मोर्टेलिटी रेट। उसी से आप सवाल का आंसर दे पाएंगे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैसे हम लोग हार्नेस करें, या क्या हम लोग डेमोग्राफिक विंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग ने रिसेंटली सुना होगा कि भारत में अब टीएफआर हमारा घटता चला गया है, रिप्लेसमेंट रेट के नीचे हम लोग चले गए हैं, बच्चे नहीं कर रहे हैं लोग अब, इसके चलते हमारा पॉपुलेशन डिग्रो कर रहा है। यानी कि जो भारत का एक तरीके से स्ट्रेंथ था कि हमारे पास गधा मजदूरी करने के लिए यंग लोग बहुत है, जिसके बलबूते हम लोग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का ख्वाब देखते हैं, अब वो यंग लोगों का पॉपुलेशन घटता चला जाएगा। इसका इफेक्ट आज नहीं दिखेगा, 20 साल बाद दिखेगा। तो वो सारा डेटा कहां से मिलेगा आपको? सरकारी सूत्रों से ही, सरकारी सोर्सेस से। देन यू हैव इकोनॉमिक सर्वे। पीआईबी तो बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, पिछले साल भी था, उसके पहले साल भी था। काफी सारे लोगों को इंक्लूडिंग फैकल्टीज को पीआईबी का इस साल पता चला है। स्टडी आईक्यू पे हम लोग 2 साल से पीआईबी को रेफर करते चले आ रहे हैं। देन यू हैव सागरमाला का ऑफिशियल रिपोर्ट्स, ब्लू इकोनॉमी का रिपोर्ट्स, एनडीएमए के गाइडलाइंस, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट का भी कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। यानी कि मुद्दा क्या है दोस्तों? Gone are the days when you could just rely on a textbook or some old notes. You have to be updated, and that responsibility is yours in case you are doing self-study. However, अगर आप साल 2027, साल 2028 और साल 2029 के लिए ज्योग्राफी ऑप्शन लेके बढ़ने के लिए इच्छुक हैं, सबसे पहले मैं आपको बतला देता हूं एक भ्रांति। काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस बहुत वास्ट है। वो गलत है दोस्तों।
इनफैक्ट सिलेबस वास्ट नहीं हुआ, यहां पे इसका कॉमन सिलेबस जनरल स्टडीज के साथ सबसे ज्यादा है। जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ते हैं तो सिर्फ प्लेटो, पठार, माउंटेन, हिल यही सब थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। आप देखिए, आप ब्लू इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, आप सागरमाला के बारे में पढ़ रहे हैं, आप ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, आप बॉर्डर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो काफी सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ते हैं और इसीलिए उसको कवर करने में अगर अच्छे से सिंसियरिटी के साथ टू द जस्टिफिकेशन ऑफ द टॉपिक अगर आपको जस्टिस करना है तो 8 से 9 महीने तो आराम से लगेंगे, और वो किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में लगता है। पर इसका फायदा कहां है कि इस इंफॉर्मेशन का फायदा सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर में नहीं, आप जीएस के पेपर्स में भी निकालेंगे। जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी ऑप्शनल का पूरा इंफॉर्मेशन आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के लिए लगाओगे। जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस का जो कंपोनेंट है वो आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में ही पढ़ते हैं। आप खुद सोचिए ना, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये सब चल रहा है, ये क्या सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के चलते हैं या सच में ये रिसोर्सेज के कंट्रोल को लेके है, तेल का कंट्रोल को लेके है, सीएनजी और पीएनजी के कंट्रोल को लेके है? तो अगर रिसोर्सेज के कंट्रोल को लेके है तो फिर वो तो ज्योग्राफी का टॉपिक हुआ, करेक्ट? तो दैट इज द एजेंडा दोस्तों। सिमिलरली जीएस पेपर 3 की अगर हम बात करें, एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के जितने क्वेश्चंस हैं वो इन डिटेल में आप पढ़ोगे ज्योग्राफी ऑप्शन में। भाई क्या होता है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, क्या है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, क्या है स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट असेसमेंट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरजेनरेशनल इक्विटी। These concepts will be dealt with in detail in your geography option. Now, मैं ये सब क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूं? सबसे पहले अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इन चीजों का ध्यान रखें, पर अगर आपको थोड़ा भी सहायता चाहिए तो हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैच के साथ जुड़े। ये मैं ही भुवन झा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। इसके क्लासेस शुरू हो रहे हैं 15 जून 2026 से। आपके क्लासेस हर दिन 1 PM से लेके 4 PM तक चलेंगी और इन क्लासेस में मुद्दा काफी सिंपल है, अपडेटेड नोट्स, हैंड रिटन नोट्स। ये कोई पीपीटी वाली पढ़ाई नहीं होती है इस ऑप्शनल क्लास में। अपडेटेड नोट्स, हैंड रिटन नोट्स विथ द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक, लेटेस्ट डेटा। और टॉपिक को इस सिंसियरिटी से करना है कि जब आप रिवाइज करें तो एंड टू एंड आपका रिवीजन हो जाए। आंसर राइटिंग के अलग से क्लासेस होते हैं, पीवाईक्यू के मद्देनजर ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। यहां जॉय ऑफ लर्निंग के लिए हम लोग पढ़ने नहीं आएंगे। आपको आपके ऑप्शनल पेपर में 300 के आंकड़े के आसपास पहुंचाना मेरा दायित्व है, मेरा मंशा है, मेरा एम है। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो ज्योग्राफी ऑप्शन लेके बढ़ने के लिए इच्छुक हैं, जैसा मैंने बताया 15 जून से शुरुआत हो रहा है बैच। आप चाहें तो अपना फोन नंबर भेज दीजिए हमारे टेलीग्राम हैंडल भुवन स्टडी IQ पे। मेरी टीम आपको कॉल करेगी, जरूरत पड़ा मैं आपके साथ टेलीफोन पे जुड़ूंगा एंड देन हम और आप मिलकर आपकी प्रिपरेशन की शुरुआत करेंगे। या फिर अगर आप इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हैं, ये रहा मेरा ईमेल ID bhuvan.jha@studyiq.com। यहां पे अपना फोन नंबर भेज दीजिए, वी विल डू द सेम थिंग, आई विल गेट इन टच विथ यू। ये रहा मेरा टेलीग्राम हैंडल। अगर आप सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं, इस टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। यहाँ पे जनरल स्टडीज का ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस समय समय पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अपलोड होता रहता है। तो दोस्तों, ये था पेपर 2 का चेंजिंग सोर्सेज। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पेपर 1 ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर 1 फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके भी नए सोर्सेज, नए अप्रोच लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और जो सारे स्टूडेंट्स हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ जुड़ने वाले हैं, आई विल सी यू इन आवर ओरिएंटेशन क्लास ऑन द 15th जून 2026 दिन में 1 बजे। एडमिशंस ओपन है, या तो आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट और ऐप पे जाएं, यूज करिए कूपन कोड BA Live, या फिर मेरे टेलीग्राम हैंडल भुवन स्टडी IQ या ईमेल bhuvan.jha@studyiq.com, यहां पे अपना फोन नंबर भेज दीजिए। मेरी टीम आपको कॉल करेगी एंड टुगेदर वी विल वर्क हार्ड टू इंश्योर कि इस सब्जेक्ट के साथ आपको प्यार हो जाए और इसका स्कोरिंग पोटेंशियल तो आप खुद ही रियलाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जय हिंद।